आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं अर्चना श्रीवास्तव आंटी को। अर्चना आंटी प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के परम पवित्र पावन दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। होप एवरीवन इज ऑल राइट, होप एवरीवन इज सेफ और गुरु जी महाराज की दया से सब स्वस्थ और अच्छी तरह से कुशल पूर्वक हैं। इसी शुभकामना के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। हिज होलीनेस परम पूज्य गुरु जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज जो हैं साक्षात महाशिव, साक्षात ईश्वर, वो इस धरती पर आए। कुछ समय के लिए उन्होंने संगत को अपने दर्शन दिए, संगत को उन्होंने अपने सामने बैठा के कल्याण किया, ब्लेस किया और एक राह दिखाई। और इस सब के पीछे उनका क्या प्रयोजन था, उनका क्या मकसद था, ये खुद ही गुरुजी जानते हैं। उनको जानना समझना हम में से किसी के बस की बात है ही नहीं। तो हम कभी नहीं समझ सकते कि गुरुजी क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। उनकी लीलाएं वो ही जानते हैं। लेकिन हाँ, उनका किया हुआ कोई भी काम, उनकी कही हुई कोई भी बात कभी भी बिना किसी मतलब के नहीं होती। कभी भी ऐसा नहीं होता था उस समय भी दरबार में कि गुरु जी ने कुछ भी कह दिया हो आपको और वो उस समय भले ही नहीं आपको साथ में कहीं ना कहीं वो आपको रिलेट करते थे कि हाँ गुरुजी ने उस समय ऐसा कहा था। तो सबसे पहले तो जस्ट टू स्टार्ट विद आज का ये जो समय है, माड़ा समय, गुरुजी ने तो कहा था, गुरुजी ने कहा था संगत को कि ये माड़ा समय आएगा, लेकिन उपाय भी तो बताया, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। तो जो गुरुजी का ये वचन है कि माड़ा समय आ रहा है लेकिन जो पाठ करेगा वो बच जाएगा, तो हमें क्या करना है? हमें तो अपना पाठ अपने गुरु जी के ऊपर सारा ध्यान लगाना है। सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी, हमारी जो जर्नी है गुरु जी के साथ, इतनी सुंदर सुखद यात्रा इस जिंदगी की, अब तो सोचना ही छोड़ दिया कि कितने साल बीत गए, कि क्या हुआ। सब कुछ लगता है ऐसा कभी समय था ही नहीं जब गुरु जी हमारी लाइफ में नहीं थे या हम गुरु जी के बारे में नहीं जानते थे। अब तो whenever I look back, I just think कि गुरु जी तो हमेशा अपनी छत्र छाया में ही रखते थे हमें। Maybe we realized it later, शायद हमने उन्हें उनके स्वरूप में, फिजिकल फॉर्म में बाद में देखा, लेकिन न जाने कब से गुरु जी हम सबको जानते हैं। हमारी सारी जो हम संगत है, गुरु जी हम सबको जानते हैं। गुरु जी हम सबके ऊपर अपनी वो निगाह रखते हैं। हमारी पूरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे, हमारी पूरी सांसारिक यात्रा पे, ही इज द वन हु गवर्न्स इट ऑल, हु कंट्रोल्स इट ऑल। वो ही कंट्रोल करते हैं सब कुछ हमारा। और गुरु हमेशा हमें ढूंढ लेते हैं। मैं आज शुरू से फिर से एक बार उस यात्रा को रिलीव करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि सत्संग करने और सुनने दोनों से कल्याण होता है और सत्संग कभी पुराने नहीं होते। सत्संग बार बार करेंगे तो भी गुरुजी की ही उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी अब निराकार रूप में है, उस समय साकार रूप में थे, लेकिन गुरुजी तो हमेशा हैं। वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। अब वो अपने निराकार रूप से हमारे ये सत्संग सुनते हैं। जैसे अपने सामने उस समय दरबार में गुरुजी अपने साकार रूप में जब गद्दी पे बैठते थे तो मुस्कुरा के अपने उस डिवाइन चेहरे पे, गाल पे हाथ रख के जब सत्संग सुनते थे, उसी तरह से आज भी इमेजिन करिए कि गुरुजी वैसे ही महाराज बैठे हुए हैं और वैसे ही सत्संग सुन रहे हैं, सुनवा रहे हैं। ये सब कुछ गुरुजी ही करवा रहे हैं। तो ये उन दिनों की बात है जब हम यूके से नए नए इंडिया शिफ्ट हुए। गुड़गांव में माय अंकल, विकास अंकल, वो उस समय यूके में थे, ब्रिटिश टेलीकॉम में, ही वाज वर्किंग देयर। और शादी के बाद मैं वहां गई
और उसके बाद हम फिर वी वर वेरी यंग, एक छोटा बच्चा, हमने डिसाइड किया हम वापस इंडिया शिफ्ट होंगे। पेरेंट्स भी सब लोग इंडिया में ही हैं, मैं प्रयाग से हूँ, मेरे अंकल भी प्रयाग से हैं। तो हम वापस इंडिया आए और गुड़गांव में हमें, लेकिन अब लगता है कि ये सारी जो स्ट्रैटेजी थी, प्लानिंग थी, ये तो गुरुजी की थी, क्योंकि गुरुजी ने ही तो ये सब कुछ खेल रचा था जिससे वो फिर से हमें एक बार अपने पास बुला के बिठा सकें। तो जब हम गुड़गांव आए तो हमने डीएलएफ में एक घर लिया रेंट पे, और हमारी वो गुड़गांव की लाइफ वहां से शुरू हुई। ये 2003 में। गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एटलीस्ट इस फॉर्म में तो नहीं पता था। उसके पहले का ये था कि मेरा बैकग्राउंड अपना क्रिया योग में था। मेरे फादर क्रिया योगी रहे हैं परमहंस योगानंद जी की डायरेक्ट लिनियज में, और महावतार बाबा जी और परमहंस योगानंद जी ये बचपन से ही मेरे, मतलब मैं इनकी बहुत डिवोटी रही हूँ, मेरे गुरु रहे हैं। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी वो मेरे लिए बाइबल रही है पूरी लाइफ, क्योंकि मेरा हाई स्कूल में ही क्रिया योग में इनिशिएशन हो गया। तो वो जो किताब थी, वो ग्रंथ, वो मेरे लिए बिल्कुल जैसे एक ऐसा हो गया कि उसी से मुझे अपनी सारी जिंदगी की प्रेरणा मिलती थी। हमेशा उसको पढ़ना, हमेशा उसको अपने साथ रखना। तो उसमें गुरु की जो महत्ता है उसको इतना ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, इतना हाईलाइट किया गया है कि मेरे मन में तो बहुत ज्यादा तलाश थी, लेकिन मुझे लगता था मेरे गुरु महावतार बाबा जी हैं, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं हैं। और उनके लिए भी उसमें यही लिखा है कि महावतार बाबा जी हिमालय पे रहते हैं और अपने शिष्यों के साथ रहते हैं, अजर अमर हैं। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं वो मुझे मिलेंगे जरूर। मैं बहुत, मेरे मन में वो तलाश थी, लेकिन ऐसा होता नहीं था, कभी दिखते नहीं थे। तो एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं और कहाँ मिलेंगे गुरु, ऐसे मिलते कहाँ हैं अब, ये तो बस जब थे तब थे। तो लेकिन जो साधना का एक जो पथ था वो छूटा नहीं, वही ध्यान करना, वही साधना करना, वो कभी छूटा नहीं। देन बाय प्रोफेशन आई वर्कड एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो मेरे प्रोफेशनल करियर में भी इन सब का बड़ा रोल रहा है पैरासाइकोलॉजी का, जिसमें कि ये सारी जो ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथोडोलॉजीज हैं, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, इन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो ये सब भी सीखा हुआ था मैंने। मेरे अंकल इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन आईआईटी से, एंड ही वाज अ वेरी रैशनल माइंड पर्सन, ही स्टिल इज। तो हम दोनों का ये बैकग्राउंड था। हमें गुरुजी ने बुलवा भेजा। कैसे? उन दिनों गुरुजी का, महाराज का दरबार लगता था एम्पायर स्टेट में। ये मैं बात बता रही हूँ 2003 की। तो एम्पायर स्टेट जो जगह है वो दिल्ली गुड़गांव रोड पे है, और एक अंधेरिया मोड़ करके है जगह उसके पास, उसके आगे। उन दिनों में वो ऐसा कोई बहुत हाई ट्रैफिक जोन नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत कहीं अंदर रिमोट प्लेस हो। रोड पे ही था, मेन रोड पे। वो अच्छी तरह से याद है मुझे, अंधेरिया मोड़ था, फिर उसके आगे सीधे जाके एम्पायर स्टेट। एक गेटेड कम्युनिटी हुआ करती थी, और उसमें अंदर जाके एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी जिसमें गुरुजी महाराज का दरबार। ये हमें बाद में पता चला, उस समय तो मैं बिल्कुल नहीं पता था। हम न जाने कितनी बार उस रास्ते से गुजरे होंगे, लेकिन कभी भी जब तक आपकी कॉलिंग नहीं होती, जब तक आपका बुलावा नहीं आता, जब तक आपका टाइम नहीं आता और गुरुजी की मर्जी नहीं होती, तब तक आप उनके बारे में जान नहीं सकते, उस दरबार की चौखट के अंदर पैर नहीं रख सकते। भले ही आप नेबरहुड में रहते हो, भले ही आपका वो रोज आने जाने का रास्ता हो। कितने लोग थे दिल्ली में उस समय जो अब इतना ज्यादा दे रिग्रेट कि अरे हम तो वहीं रहते थे, हमें तो क्यों नहीं पता लगा, हमें गुरुजी ने नहीं बुलाया। तो ये सब सिर्फ गुरुजी की मर्जी होती है और आपका राइट टाइम होता है। जब आपका राइट टाइम आ जाता है तो गुरुजी कहीं से भी आपको हाथ पकड़ के बुला लेते हैं। whichever corner of the world you are in, wherever you are, आप कहीं भी हो, गुरुजी आपको हाथ पकड़ के बुला लेते हैं और अपने दरबार में बिठा लेते हैं। वही हमारे साथ हुआ। हमने जेलफ फेस 4 में घर लिया था, और हमारे घर के बगल में थोड़ा नेबरहुड में ही एक आंटी थी, भाटिया आंटी,
उनके यहाँ पे मैं जाया करती थी फॉर सम अदर पर्पस, लाइक यू नो दे हैड थिंग, एंड मैं उसमें जाती थी। धीरे धीरे मुझे उनके घर में गुरुजी का स्वरूप दिखा। अब वो स्वरूप दिखना भी अपने आप में गुरुजी के दर्शन से कम नहीं होता, लेकिन एज आई सेड, जब तक राइट टाइम नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते गुरुजी के पास में, आपकी कॉलिंग नहीं होती। तो मुझे मन में बहुत बहुत ज्यादा उनको देख के ऐसे खिंचाव होता था, दैट यूज्ड टू बी लाइक अ मैग्नेटिक पुल, कि ये कौन है, ये बहुत बड़े महापुरुष लगते हैं कोई, लेकिन जब तक उनकी मर्जी ना हो आप उनके बारे में जान ही नहीं सकते। और फिर महाराज की मर्जी हुई। एक वो दिन ऐसा आया करीब साल भर के बाद में कि गुरुजी महाराज की मर्जी हुई, और गुरुजी महाराज के दरबार को उस समय गुरुजी ने बहुत ज्यादा ओपन नहीं किया था पब्लिक के लिए, संगत के लिए। वो दरबार उन दिनों थोड़ा सा ऐसा होता था कि जिसकी मतलब गुरुजी महाराज जिसको चाहते थे उसी को बुलाते थे, और किसी संगत के थ्रू जा सकते थे आप, और या फिर आपको गुरुजी कैसे भी करके बुलवा लेते थे, और महाराज से परमिशन लेनी पड़ती थी संगत ले जाने के पहले, नई संगत ले जाने के पहले महाराज की परमिशन जरूरी थी। तो कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। एक सुहानी वो शाम जब हम भी गए गुरुजी के पास, आंटी ने गुरुजी से परमिशन लिया हमारे लिए, एंड श्योर इनफ गुरुजी ग्रांटेड द परमिशन, क्योंकि बुलाया तो उन्होंने ही था, कॉलिंग तो उन्हीं की थी, हम अपनी मर्जी से तो नहीं गए थे। तो जब गुरुजी महाराज ने हमें अपने दरबार पे बुलाया 2003, दैट समर, ब्यूटीफुल समर, दैट संडे ऑफ 2003, उस संडे को हमें अंकल आंटी ने बोला आप लोग आ जाना इतने बजे, 7 बजे से दरबार लगता है गुरुजी का, आप आ जाना। और हम उस टाइम पे इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था, तो हार्डली क्या 15-20 मिनट लगेंगे। हम इतने एक्साइटेड, क्यूरियस, बिल्कुल कौन से गुरुजी हैं, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत जो बताया, मेरे मन में आया कि ये कोई साधारण गुरुजी नहीं लगते, या तो ये वही है जिनकी तलाश में मैं इतने इतने सालों से, या फिर कहें तो इतने जन्मों से हूं, ये वही है, क्योंकि ये गुरुजी ही मन में डालते हैं। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे जो मेरी तलाश थी वो अब खत्म होने वाली है, वो पूरी होने वाली है, क्योंकि ये जो है ये कोई ऐसे प्रवचन देने वाले जो साधारण बाबा होते हैं दूसरे तरह के, ये वैसे तो नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। जब हम गए उस समय दैट संडे वी वर सो एक्साइटेड, हम पहुंच गए भाटिया आंटी के यहाँ थोड़ा सा पहले ही पहुंच गए, और जाके बड़े एक्साइटेड थे, अपनी कार लेके गए, नए नए गुड़गांव में आए थे तो एक नई गाड़ी खरीद ली थी ऑल्टो करके, और गए भाटिया आंटी के यहाँ, उनसे बोले हम आप हमारी गाड़ी में चलिए, आप हमें लेके जा रहे हैं तो आप हमारी गाड़ी में चलिए। उन्होंने कहा ठीक है। एंड जब वो बैठने लगे अंकल, तो मेरे अंकल ने बोला अरे थोड़ी छोटी गाड़ी है तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी बड़ी बड़ी गड्डी दिला देंगे। अब ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कोरिलेट करने के लिए कि कैसे गुरुजी को एक एक आपका कॉन्वर्सेशन पता होता है, जो आपने प्राइवेट में किया होता है, किसी और के साथ किया होता है, इवन जो हस्बैंड वाइफ अपने घर में जो बात करते हैं वो तक गुरुजी को पता होता था। तो हम बैठ गए, हम गए गुरुजी के यहाँ। दरबार एम्पायर स्टेट का जो था वो गेटेड कम्युनिटी थी, तो गाड़ियां बाहर खड़ी होती थी गेट के बाहर, और वहां से वॉक करके अंदर आना होता था। उस टाइम पे तो बहुत ही कम गाड़ियां थी, आई थिंक इक्का दुक्का गाड़ी खड़ी रही होगी, और एक शोरूम था उसके बगल में, जस्ट गाड़ी पार्क किया और अंदर वॉक करना शुरू किया हमने। अब मैं रियलाइज करती हूँ कि वो जो जर्नी थी, वो अंदर तक की जो वॉक थी, वो यात्रा थी, वो जैसे एक दूसरी दुनिया थी, दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल रहे थे हमारे लिए। इट वॉज लाइक हेवेंस हैव ओपन्ड द डोर्स फॉर अस। दूसरी एक दुनिया की तरह टोटली मेस्मराइज्ड वाली हालत में एक अजीब सा खिंचाव लग रहा था, एक अजीब सा आकर्षण, एक अजीब सा जैसे एक कोकून है, एक ऑरा है, उसमें सडनली आप एंटर हो गए हो, एक एनर्जी फील्ड है जिसमें आप एंटर हो गए हो और डूबते जा रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बस अब कुछ आपके दिमाग में आ नहीं रहा है और आप चलते चले जा रहे हो। मैं तो बहुत ही क्यूरियस, एक्साइटेड, बिल्कुल कौन है गुरुजी, जल्दी उन्हें देखें, जल्दी उनके दर्शन करें,
कौन से गुरुजी हैं देखें, और क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ, क्या फाइनली मेरी सारी प्रार्थना सफल हो गई, ऑल माई प्रेयर्स आर आंसर्ड। मैं जल्दी उनके दर्शन करने के लिए बेताबी से बिल्कुल हम लोग चलते हुए, थोड़ा बहुत उन्होंने रास्ते में और बताया पर ज्यादा कुछ नहीं बताया उन्होंने। हम पहुंचे और गेट पे जो गेट था एम्पायर स्टेट का, एक अच्छा सा घर, गेट पे एक महाशय कुर्ता पजामा सफेद रंग का पहन के खड़े थे। मैं इस हद तक एक्साइटेड और डेस्परेट थी, आई वुड से। मैंने भाटिया आंटी को नज किया, मैंने कहा इज ही गुरुजी? कहा नो नो नो, ही इज नॉट गुरुजी। आई सेड ओके। और वो थे सिंगला अंकल। तो सिंगला अंकल ने कहा कि गुरुजी वॉक करने गए हैं, आप लोग अंदर बैठ जाइए। ओके, फेयर इनफ। गेट खुला हुआ था आधा, हम वो वरांडा सीढ़ियां चढ़ के अंदर गए। वो एक एक कदम अब याद आता है, वो एक एक क्षण अब याद आता है कि वो क्या एक नई जिंदगी, एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही थी। गुरुजी की दुनिया और गुरुजी की जिंदगी। जब उन सीढ़ियों से चढ़ के वो वरांडा आया, मैंने कहा ओके दिस लुक्स लाइक अ वेरी नाइस हाउस। और वरांडे से 3 सीढ़ियां नीचे उतरे। वो जो 3 सीढ़ियां नीचे उतरे, मेरी आंखें एकदम चारों तरफ देखने लगी कि ये क्या जगह है, क्योंकि अंदर कोई भी फर्नीचर नहीं था। नीचे एक मरून रेड कारपेट बिछा हुआ था और एक डोर था सामने, उसके सामने एक साइड बोर्ड रखा था। एक अंदर गए, राइट हैंड साइड जैसे ही टर्न किया, एक सिंहासन रखा था, अच्छा सा नाइस चेयर, गद्दी वो रखी हुई थी। उसके पीछे विंडो थी, उस पे मरून कर्टन्स थे और वहां पे मुश्किल से 4 या 5 लोग जमीन पे बैठे हुए थे, फ्लोर पे, क्योंकि वहां पे कोई सोफा चेयर फर्नीचर बैठने के लिए ऐसा नहीं था अदर देन दैट गद्दी जो सिंहासन था गुरुजी का। ओके, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मुझे बहुत अंदर से क्यूरियोसिटी और ऐसे उत्सुकता हो रही थी कि अब यहाँ क्या होगा, कौन है गुरुजी, जल्दी आए गुरुजी। मुझे अंदर से इतनी ज्यादा बेताबी हो रही थी कि जल्दी गुरुजी आए, मैं उनको देखूं, जल्दी गुरुजी आए। तो बैठ गए हम। 3-4 लोग जो बैठे थे वो कोई बात नहीं कर रहे थे आपस में, बस चुपचाप ऐसे बैठे हुए थे। 5-7 मिनट बीते, मुश्किल से अचानक बाहर से बहुत फास्ट चलते हुए गुरुजी आए। वो जो क्षण था, वो क्षण आत्मा पे छपा हुआ है। बहुत फास्ट चलते हुए, संगत पर निगाह मारते हुए, एक ऐसे निगाह उनकी पड़ी, आए वो। और जो किचन का डोर था, वो मुझे बाद में पता चला कि ये किचन है। और किचन के सामने जो साइड बोर्ड था, एक ऐसा साइड बोर्ड था जिसपे कि इट वाज नॉट दैट हाई, बहुत ऊंचा नहीं था तो, बट इतना नीचा भी नहीं था। तो वो साइड बोर्ड रखा हुआ था किचन के सामने, मतलब दीवार से लगा हुआ, ब्राउन कलर की वुड का। गुरुजी महाराज आए जल्दी जल्दी चलते हुए, ब्लैक ट्राउजर्स, बुश शर्ट और स्नीकर्स, स्पोर्ट शूज में, बड़ी फास्ट चलते हुए आए। संगत की तरफ एक निगाह मारी और जाके उस साइड बोर्ड पे बैठ गए महाराज। पैर के ऊपर पैर रख लिया अपना, हाथ के इशारे से ऐसे संगत को बुलाया। सब वैसे ही जल्दी जल्दी उठ के जाने लगे उनकी तरफ। सिंगल अंकल भी उनके पीछे पीछे आए साथ साथ। अब मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। और भाटिया आंटी ने बोला चलो। मैंने कहा कहाँ? कहते गुरुजी आ गए मत्था टेकने। मैंने कहा कहाँ है गुरुजी? उन्होंने कहा ये जो बैठे हैं ये गुरुजी हैं। मैंने कहा ये गुरुजी हैं? ये गुरुजी मतलब? मुझे लगा कोई दाढ़ी वाले बाबा जी होंगे, रुद्राक्ष पहने हुए, लंबे से कुछ भगवा कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से। हालांकि मैंने स्वरूप देखा था गुरुजी का, आई कुड नॉट कोरिलेट। ये ऐसा गुरुजी ब्लैंक कर देते थे, ऐसा बुद्धि पे पर्दा डाल देते थे कि बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैंने कहा ये गुरुजी हैं, लेकिन बट एट द सेम टाइम इवन इन दैट अवतार गुरुजी वाज वेरी करिस्मेटिक, बहुत करिस्मेटिक, बहुत ही डिफरेंट देन एनी अदर ह्यूमन बीइंग। किसी भी और
मानव से वो बहुत बहुत अलग लग रहे थे। इतना नूर इवन उनके उस फॉर्म से टपक रहा था, देख के ही लग रहा था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो एनीवे हम उनके पास गए। गुरुजी आराम से अपना बैठे हुए थे उसके ऊपर, साइड बोर्ड के ऊपर, पैर के ऊपर पैर रख के, जो भी 5-6 संगत थी उनसे थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे। और हम गए और हमने मत्था टेका। जैसे ही गुरुजी के चरणों में, भाटी आंटी ने काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता था, हालांकि जरूरत तो कोई भी नहीं होती थी क्योंकि बुलाते तो वही थे, कॉलिंग तो उन्हीं की होती थी, लेकिन फिर भी भाटी आंटी ने प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए हमारे बारे में थोड़ा सा गुरुजी के कानों में कहना चाहा, इंट्रोडक्शन देना चाहा कि गुरुजी यही वो हैं जिनके लिए बता रहे थे। और मैं उस समय गुरुजी के चरणों में, मत्था मेरा टिका हुआ था, और जैसे ही मैंने मत्था उठाया, आधा ही माथा उठा था, और गुरुजी ने यूं घूम के ऐसे मेरी तरफ देखा, और जो वो उनकी नजरें थी ना, वो नजरें, उन्होंने उन नजरों में न जाने क्या किया कि बस उतना फिर बहुत था। वो जो नजरें थी वो दिल में छप गई, रूह में उतर गई, टोटली लाइक it pierced through my soul. Totally, it just changed everything in me. मुझे नहीं और कुछ पता कि क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, शक्तिपात, प्राणीपात, जो भी होता हो, लेकिन ये कुछ तो था जो बहुत बहुत ही प्रफाउंड था, बहुत इंटेंस था। और मैंने बस उनको, उन्होंने नजरें घुमा के देखा, बोला कुछ भी नहीं, लेकिन उन नजरों में ऐसा कुछ था जैसे हियर यू आर, आ गए, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। और फिर हम चुपचाप, उसके बाद कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं थी, हम जाके जैसे बाकी लोगों ने किया, संगत ने, सब नीचे ही बैठ गए, हम भी बैठ गए, डोर के ही पास में बैठ गए बल्कि। और गुरुजी थोड़ी देर बाद उठ के अपने रूम में चले गए, मुश्किल से 2-3 मिनट बाद अपने रूम में चले गए तैयार होने के लिए। ये भी मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ऐसे जाते हैं। अब जब गुरुजी गए तैयार होने के लिए, तो उतनी देर में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, ये क्या जगह है। और देखा तो संगत आनी शुरू हो गई। संगत भी कौन सी, हियर कम्स मेनका गांधी आंटी, हियर कम्स अरुण शौरी अंकल, जितने भी जो हुज एंड हुज ऑफ दिल्ली होते हैं, जिनको मैं पेज 3 सेलिब्रिटीज या पर्सनालिटीज थे, जिनको मैं बाय फेस पहचानती थी, बाय नेम ऑल्सो, यू नो, वो आने शुरू हुए। तब मेरा थोड़ा माथा ठनका, मैंने कहा लाइक एम आई एट द राइट प्लेस, ये सही जगह है, क्योंकि लगता है यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे ही लोग आते हैं, वीवीआईपी टाइप के, डू आई इवन बिलोंग हियर। और उसी समय गुरुजी के रूम का दरवाजा खुला। अब तक तो जो संगत आई थी वो सारे एकदम डिसिप्लिन वे में लाइन से बैठने शुरू हो गए थे। हाँ, कक्कड़ अंकल और सिंगला अंकल होते थे जो थोड़ा बहुत गाइड करते थे डिसिप्लिन, बट अदरवाइज सारी संगत सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड होती थी। सब अपने आप से आते थे, अपने से चुपचाप बैठते थे, कोई हाय हेलो अंदर कुछ नहीं कि अंदर एक दूसरे से बातें कर रहे हो या सोशलाइज कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप आते थे, क्योंकि सबका एक ही मकसद था आने का, गुरुजी। और चुपचाप आके बैठते चले गए रोज में, और बीच का रास्ता छोड़ दिया, कारपेट पे सब बैठ के गद्दी की तरफ मुंह करके, ऐसे लाइन पे एक के बाद एक रोज में। सिंगल अंकल आए, उन्होंने कहा नई संगत आगे बैठे। ये प्रिविलेज होता था नई संगत होने का, कुछ दिनों तक आपको आगे बिठाया जाता था। तो उन्होंने उठा के, हम तो नई संगत थे, सबसे जो गुरुजी की गद्दी के एकदम फर्स्ट वाली रो है उसमें हमें बिठा दिया। अब इस समय मैं बैठी थी टुवर्ड्स द वॉल, जहां पे वॉल है, तो यहाँ जहां से गुरुजी को आना था, इस साइड पे नहीं। पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर बाद अंकल फिर आए, कहते हैं कि आंटी इधर होके बैठ जाओ। तो उन्होंने मुझे थर्ड रो में, जो इधर की जगह थी जहां से पैसेज था, जहां से गुरुजी को आना था, वहां बिठा दिया। अब मैं सोचती हूँ सारा प्लान तो गुरुजी का था, कौन कहाँ बैठेगा, क्या करेगा। और क्या हुआ कि बस गुरुजी के रूम का डोर खुला और गुरुजी महाराज निकले अपने पूरे जलवे में, अपने पूरे अटायर में, नूर में,
वो जब चमकते हुए ऐसे सूर्य जैसा ऐसे रोशन हो गया वो पूरा दरबार, उनके निकलते ही जैसे सूरज निकल आया हो, जैसे अचानक जगमगाता हुआ कोई ऐसे नूर का दरिया बहता हुआ चला आ रहा हो। वो निकले अपने चोले में, उस भव्य चोले में रेड कलर के, और निकल के चलते हुए संगत के बीच में से अपनी गद्दी तक, अगेन इतनी फास्ट चलते हुए। मेरी आंखें उनके ऊपर पड़ी तो बिल्कुल मैंने कहा ये मेरी आंखों ने क्या देखा, और मेरी नजरें उसी समय झुक गई। और महाराज जब मेरे बगल से निकलते हुए गुजरे तो उनका चोला मुझे छू गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि वो क्या था। वो ऐसी एक अनुभूति थी, ऐसा एक दिव्य एहसास था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और महाराज गए और अपनी गद्दी पे जाके विराजमान हो गए। शब्द वाणी चलने लगी, बहुत सुंदर सूदिंग शब्द जो मैंने कभी नहीं सुने थे जिंदगी में, लेकिन वो उस दिन ऐसा लगा जैसे दे आर स्पीकिंग टू माय सोल। वो जैसे आत्मा पे, रूह पे मरहम लगा रहे हैं। कितने सवाल जो थे मन में, वो जैसे सारे उनके जवाब वो शब्द दे रहे हैं। पहले चला था एको नाम दे आए मन मेरे, फिर नदर करे ते सिमरिया जाए। ये जो शब्द, तुम करो दया मेरे साईं, ये शब्द थे उस दिन के। और हर शब्द में मुझे लगता कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, जैसे गुरुजी उन शब्द के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि सुनो ध्यान से, ये मैं हूं और ये मैं तुमसे कह रहा हूं। जब मैंने गुरुजी की तरफ कई बार देखना चाहा उस थर्ड रो में बैठे हुए, क्योंकि बिल्कुल सामने ही थे महाराज, बिल्कुल सामने, मैंने देखना चाहा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, और गुरुजी ने उसी समय मेरी तरफ देखा। एवरी टाइम आई ट्राई टू लुक एट गुरुजी, गुरुजी उसी टाइम पे मेरी तरफ देखते, और मुझे लगता as if he can read my mind, क्या गुरुजी मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। और यही होता था, गुरुजी को आपके मन में क्या चल रहा है सब कुछ पता रहता था। कैसे भी करके वो रिस्पॉन्ड करते थे, कहीं ना कहीं से वो आपको इशारा आ जाता था कि आपको समझ में आ जाता था कि गुरुजी सब जान रहे हैं जो आपके मन में चल रहा है। उसके बाद वो शब्द बाणी चलती रही, चाय प्रसाद आ गया। सिंगला अंकल बड़े तरीके से, करीने से चाय के ग्लास, वो कांच के ग्लास ट्रे में सजा के लाए, सारी संगत के सामने एक एक करके जाते। अगेन इतना डिसिप्लिन सब कुछ, जिस संगत के सामने जाते वो चुपचाप चाय का ग्लास उठा लेता अपने लिए, ये भी नहीं कि एक दूसरे को पास कर रहे हो, सब संगत के सामने जिसका है वही उठाएगा। और उसके बाद वो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस कि चाय के ग्लास भी अगर आपस में टकराए तो आवाज आए। और वो चाय प्रसाद मेरे लिए सब कुछ बहुत नया, एकदम एलिस इन वंडरलैंड। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। मुझे लगा अब गुरुजी कुछ बोलेंगे, कुछ प्रवचन देंगे, कुछ भाषण देंगे, कुछ बताएंगे जैसे और जगहों पे होता है। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा। बीच बीच में कोई संगत आती थी, माथा टेकती थी, गुरुजी हल्के से कुछ कह देते थे, मुस्कुरा देते थे, संगत बैठ जाती थी। और उसके बाद वो शब्द वाणी खत्म हुई, सब लोग उठने लगे, आधे लोग उठने लगे, आधे लोग फिर भी बैठे थे। सिंगला अंकल लंगर की मैट्स लेके आ गए, पतली पतली चटाइयां, और बिछाने लगे, और संगत एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठने लगी, बीच का रास्ता छोड़ के। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है, चलो बाहर चलते हैं, आई थिंक हो गया यही था। बट बड़ी सुहानी, बड़ी अच्छी जगह, जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा, सब निकल रहे हैं तो हम भी निकले। जब हम निकले तो अंकल तो पहले ही निकल गए, और जैसे ही वो सीढ़ियां जब चढ़ने लगे एम्पायर स्टेट की, तो देखा भाटिया आंटी, 4 लोग आपस में लंगर शेयर करते थे, 4 लोगों की थाली आती थी, तो 3 ऑलरेडी बैठ चुके थे, एक की सिर्फ जगह थी, और वो तो गुरुजी ने ही हाथ पकड़ के बिठाया मुझे। उन्होंने कहा सिट एंड हैव लंगर, और मैंने पता नहीं क्या मेरे मन में आया, आई जस्ट सैट। मैंने ये भी नहीं देखा कि अंकल बाहर जा चुके हैं, मैं बैठ गई, और वो गुरुजी ने ही उस दिन बिठाया। आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी। उसके बाद वो लंगर प्रसाद आया, राजमा प्रसाद, सूखी सब्जी, चपातियां, रोटी प्रसाद एंड बहुत मिर्चों वाली चटनी। अब मैं सोच रही हूँ कि ये तो पूरा फुल फ्लेज मील है, ये तो पूरा खाना है यहाँ पे, मतलब ये कैसा सिस्टम है। और जगहों पे तो प्रसाद जैसा हाथ में कुछ मिल जाता है। एक तो चाय प्रसाद मिला, मुझे तो चाय वैसे ही बहुत ही पसंद है, बनाना पीना पिलाना। एक तो वो इतनी अच्छी चाय मिली, अब उस समय चाय प्रसाद थोड़ी बोलते थे,
एक तो इतनी अच्छी गरम गरम बिल्कुल चाय मिली, ऊपर से अब ये इतना अच्छा गरम गरम पूरा मील, मतलब ये कैसी जगह है। लेकिन वो पूरा प्रसाद इतना स्वाद था, और 4 लोगों ने जब खाना शुरू किया, एक क्षण के लिए भी मेरे मन में नहीं आया कि आई हैव टू शेयर इट विद अदर्स, लाइक हम एक ही थाली में खा रहे हैं, ये कभी मन में नहीं आया। लगा जैसे सब एक फैमिली है। वो जो रोटी प्रसाद आया, उन्होंने उठाया, एक आंटी ने सबके हाथ में दे दिया, सबने मत्थे से लगाया, फिर अपना अपना वो पूरा सब्जी चटनी प्रसाद। मैंने कहा इतना स्वाद, इतना स्वाद ये लंगर प्रसाद, और वो चटनी तो मुंह में जाते ही जैसे बिल्कुल ब्लास्ट होने लगा बिल्कुल। मैंने कहा मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम जैसे कितना टेस्टी है ये लंगर प्रसाद। और पानी, जल की व्यवस्था बाहर होती थी जल प्रसाद की, तो पानी उस समय नहीं दिया जाता था। चटनी भले ही आपके मुंह में कितना भी ब्लास्ट करे वो चटनी प्रसाद गुरु जी का, लेकिन वो पानी बाहर ही मिलता था जल प्रसाद। और एक एक लड्डू और या बर्फी प्रसाद भी रहता था संगत के लिए, तो आप उससे काम चला सकते थे फिलहाल के लिए मीठा खा के, बट अदरवाइज जल प्रसाद तो बाहर ही मिलता था। फिर बाहर गए, जल प्रसाद मिला, फिर एक ही बकेट रहती थी, उससे हाथ धो के, एक ही टॉवल रहता था, उससे एक अंकल खड़े होते थे, वो हाथ धुलाते थे और टॉवल से हाथ पोंछ के अंदर आ जाते थे। तो ये पूरा जो सिस्टम, ये प्रोटोकॉल था, बिल्कुल नया, बिल्कुल अनोखा था मेरे लिए। फिर से अंदर आए, फिर से आज्ञा लिया, फिर से मत्था टेका, और गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वही एक निगाह भर के देखा, वही एक नजरे करम, वही एक निगाह जो डाल दी ना ऊपर। मुझे नहीं लगता कुछ बोलने सुनने की जरूरत थी, क्या कहना क्या सुनना, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सब कुछ जैसे बदल गया। उस दिन जब हम घर आए, रास्ते भर में एक दूसरी दुनिया में थी, ऐसी दुनिया जैसे लग रहा था कि ये क्या हुआ, क्या है अभी, ये कहाँ गए थे, ये कौन है। और उस दिन मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई थी, टू बी ऑनेस्ट। और मैं सुबह ही पहुंची थी भाटिया आंटी के यहाँ, उन्होंने मुझे एक गुरुजी का स्वरूप दिया था। उस टाइम पे बहुत कम मिलता था, बहुत ही कम स्वरूप मिलते थे, एम्पायर स्टेट से कभी कभार मिलते थे, जब गुरुजी ब्लेस करके अपने साइड की टेबल पे रख देते थे स्वरूप, और सिंगला अंकल को आज्ञा होती थी उनको बांटने के लिए, और कभी कभी गुरुजी अपने हाथ से भी देते थे, वो भी मिला। ये एक बहुत सुखद अनोखी यात्रा, अनोखी अमेजिंग शुरू हो गई। हमारी तो ऐसी हालत हो गई कि अब तो हमें 4 दिन जाना है, मतलब ऐसा हो गया, वी वर सो यंग एट दैट टाइम, हमें और किसी चीज में अच्छा ही नहीं लगता था, मूवीज, कहीं और जाना, ये वो कुछ भी नहीं लगता था, 4 दिन वहीं जाएं। तो हम 4 दिन चले जाते थे, बच्चा भी छोटा सा था, उसको लेके चले जाते थे। वी वर हैविंग अ लिटिल डिफिकल्टी इन सेटलिंग डाउन इन गुड़गांव, क्योंकि अंकल ने तो खैर जॉब ज्वाइन कर लिया था, मुझे अपना क्लिनिक खोलना था, बच्चे का एडमिशन कराना था, उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस थे, फिर लैंग्वेज का इशू आ रहा था, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये सब चीजें चल रही थी साइड बाय साइड। लेकिन गुरुजी सब कुछ पटरी पे लाते जा रहे थे, सॉर्ट आउट करते जा रहे थे। जैसे थोड़े ही दिन बाद हमने, कुछ ही महीनों बाद, एक नई गाड़ी खरीद ली, एस्टीम। अब वो सिल्वर कलर की, मेटालिक कलर की एस्टीम खरीदी। तब तक में हम गुरुजी के पास जा जाके ऐसे हो चुके थे कि हमको लगता था हर काम हमें गुरुजी के सामने करना है, कुछ भी हो। तो हम उस दिन जो है पहुंचे गुरुजी के सामने, और वो जो चाबियां थी गाड़ी की, वो हमने रख दी गुरुजी के, महाराज के चरणों में, मेरे अंकल ने। और महाराज ने बड़े स्माइल करके कहा, ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो ये जो इंडिकेशन था वो इसलिए था कि पता लगे, जो हमने पहले दिन कॉन्वर्सेशन किया था वो महाराज को पता था, जो हम फर्स्ट टाइम जो हम बोलते हुए आए थे, अंकल ने जो बोला था वो भी महाराज को पता था। हमें बहुत लगन लग गई, ऐसा लगने लगा कि जैसे ये जो दुनिया है बहुत बहुत अच्छी है, बहुत हसीन है। मुझे तो गुरुजी के आगे कुछ और नहीं दिखता था, हर समय लगता था बस वहीं जाके बैठे रहो, वहां से हिलने का मन ना करे। इतने सुहाने शब्द चलते थे। उसके बाद वो जो बढ़िया वाला माहौल हो जाता था गुरुजी का, बिल्कुल पेपी वाले पंजाबी फोक नंबर्स चलने लगते थे, जैजी बी का, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मेरा मास लुटिया, और हंसराज हंस जी का, और इवन नुसरत साहब की कव्वालियां, क्या माहौल बन जाता था। और गुरुजी महाराज उन सब के बीच में ऐसे चमकते हुए, कभी कभी हंसी मजाक कर देते, कभी कुछ कह देते, लेकिन बात ऐसे प्रवचन फिर भी नहीं देते थे, कोई प्रवचन नहीं। तब तक में ये हो गया था
कि हम लोग जा जाके वहां पे जो बाहर संगत आपस में बात करती रहती थी, हाँ हालांकि सोशलाइज कोई नहीं करता था, लेकिन सत्संग छोटे छोटे शेयर करते थे आपस में, जैसे हाथ धोने के टाइम पे, लाइन लगने के टाइम पे, आज्ञा लेने के टाइम पे हम संगत बाहर खड़े होके आपस में गुरुजी के बारे में थोड़ा सत्संग करती थी कि गुरुजी ने क्या किया उनके साथ में। गुरुजी कहते थे ना शॉर्ट में सुनाए, लेटेस्ट सुनाए, तो लेटेस्ट क्या किया, तो ये हम सुनते थे। जितना सुनते थे उतना और आश्चर्य होता था, उतना और अच्छा लगता था। अच्छा गुरुजी ये भी करते हैं, अच्छा गुरुजी ने इनका ये ठीक कर दिया, अच्छा गुरुजी ने इनके साथ ऐसा किया, अच्छा गुरुजी ने ये कहा। उसी दौरान क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे लोटा लाने के लिए बोला, गड़वी। अब ये भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। विद इन अ मंथ गुरुजी सेड, जैसे ही मैं माथा टेक के मुड़ी, गुरुजी कहते हैं गड़वी ले आई। ये गड़वी क्या होता है मुझे नहीं पता था, मैं पंजाबी नहीं बोलती तो मुझे नहीं पता था। अब मैं बाहर आई तो मैंने भाटी आंटी को बोला जाते समय, वॉक करते समय, कि उन्होंने कुछ मुझे लाने को बोला है, गड़वी टाइप का कुछ। तो उन्होंने कहा कि हाँ फिर आप बहुत लकी हो, लोटा लेके जाओ, कॉपर टम्बलर नया। मैं लेके जाने वाली थी, नेक्स्ट टाइम पे समथिंग हैपेंड, आई जस्ट कुड नॉट। और उसी दौरान गुरुजी ने हमारे एक रिलेटिव के यहाँ पे आरकेपुरम में पार्किंग लॉट में सत्संग करवाया, और वो खुद आए, क्योंकि गुरुजी जब ऐसे प्राइवेट सत्संग करवाते थे तो वो फिर बहुत सिलेक्टेड फ्यू संगत होती थी, उनको ही बुलाया जाता था जिसको गुरुजी कहते थे। तो उन्होंने, हमारी जो रिलेटिव थी, उन्होंने हमें भी इनविटेशन दिया, एक्सटेंड किया, हम भी गए। कॉलिंग तो गुरुजी की ही थी। और गुरुजी इतने सुंदर व्हाइट चोले में, सैटरडे का दिन था, हल्की हल्की धूप, और जहां गुरुजी बैठ जाते थे इतना सुहाना सब कुछ हो जाता था। जहां भी महाराज बैठ जाते थे मौसम अच्छा हो जाता था, सब कुछ एकदम सुहाना हो जाता था। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा ठंड, इतनी सुंदर हवा चल रही थी। और महाराज बीच में पार्किंग लॉट में स्टेज पे सिंहासन पे बैठे हुए थे। अब जो हमारी रिलेटिव थी उन्होंने सोचा कि थोड़ा मत्था टेक के गुरुजी से कुछ कहे। मैं जैसे ही गई, मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने फिर वैसे ही मेरी तरफ देखा के और बोलते, फिर गड़वी ले आई, गड़वी लाने को बोला है ना। गुरुजी को याद था। I was so surprised and at the same time I felt so humbled कि गुरुजी आपके पास इतनी संगत आती है, इतने बड़े बड़े वीवीआईपीज, इतने बड़े लोग आते हैं, आपको मेरे बारे में याद है कि आपने मुझे गड़वी लाने को बोला और मैं लाई नहीं हूं। That was enough reassurance from गुरुजी कि वो हम में से हर एक को जानते हैं, बाय नेम, बाय नीड। हमारी जो भी जरूरतें हैं, कोई भी हो, फिजिकल, मेटाफिजिकल, फिनेंशियल, जो भी हमारी जरूरतें हैं, गुरुजी को सब पता रहता है। और वही डिसाइड करते हैं कि हमें कब क्या देना है। जितनी रेडीनेस हम में होगी उतना ज्यादा गुरुजी भी हमारे ऊपर फिर उसी हिसाब से गुरुजी हमें देते हैं। और वो दिन था, उसके जस्ट बाद में गड़वी नया कॉपर टम्बलर मैंने खरीदा, ढक्कन के साथ में लेके गई, और गुरुजी ने अपने हाथ में लिया, उसे घुमाया और मुझे दे दिया। फिर अगेन कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं, जरूरत ही नहीं थी। कहाँ जरूरत है इन सब में पूछने बताने। और गुरुजी कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं है कि वो बैठ के आपको आपका भविष्य बताएं और आपकी कुंडली देखें और आपको कुछ रेमेडीज प्रिस्क्राइब करें। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं होती थी। उनका होना भर बहुत है हमारी लाइफ में। हमारी जिंदगी में गुरुजी हैं, मतलब सब कुछ फिर ठीक है, सब कुछ वही संभालते हैं, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चलता है। हमारी जिंदगी का पूरा वो ख्याल रखते हैं, ना सिर्फ हमारा, हमसे जुड़े हुए सारे लोगों का, सारे रिश्तों का, बच्चे, हस्बैंड, स्पाउस, जो भी हैं, हमारी जो भी नीड्स हैं, वो गुरुजी संभालते हैं। ये बहुत सुंदर यात्रा चलती गई, पता ही नहीं लगा कितने साल बीत गए। यूएस भेज दिया, बच्चे अच्छी तरह से गुरुजी के दया से पढ़ रहे हैं, सब हो रहा है। मुझे मेरी डॉटर, आई कंसीव्ड विद माय डॉटर गुरुजी के यहाँ जाने के जस्ट थोड़े ही महीनों के बाद में, एंड 2005 एंड शी वाज बोर्न। और पूरी वो प्रेगनेंसी की मेरी जर्नी इतनी अच्छी गुरुजी के सामने। एक बार और गुरुजी ने दोबारा गड़वी लाने को बोला, तो मेरे मन में आया कि पहली गड़वी लगता है मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई थी धोने में उसको, क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि आप उसमें साबुन नहीं लगा सकते, मांजना नहीं लगा सकते, हेल्पर को नहीं दे सकते, आपको खुद धोना है। वही मैं करती थी। एक दिन एक गलती से मेरी हेल्पर थी, उन्होंने साबुन से उसको धो दिया। तो ये एनीवे आई कांट से, मेरे मन की बात है, पता नहीं यही था कि मेरे मन का वहम गुरुजी को दूर करना था। तो उन्होंने मुझे दूसरी गड़वी लाने को बोल दिया। गड़वी ले आई, फिर से कहा, और मैं फिर से लेके गई थी। गुरुजी ने फिर से ब्लेस किया।
एक दिन मेरे मन में आया, वो दिवाली थी 2005 की, और इतना भीड़ उस दिन, संगत इतनी ज्यादा थी कि हम बैठे हुए थे, और मुझे मन में आया आज तो गुरुजी के बगल में जो परात रखी है जिसमें कि प्रसाद है लड्डू एंड बर्फी का, गुरुजी जब तक ये सारी संगत मतलब मैं बाहर जाऊंगी तब तक तो गुरुजी ये प्रसाद पूरा खत्म कर देंगे सबको। गुरुजी के हाथ में जितना प्रसाद आता था हमारे दोनों हाथ भर जाते थे, और बाहर जाके सिर्फ ऐसे डायरेक्टली फ्रॉम माउथ खाना पड़ता था, देयर वाज नो अदर वे। तो उस समय मैं गुरुजी के यहाँ पे हम लोग हमेशा बहुत अच्छी तरह से जाते थे, तैयार होके साड़ी पहन के, एटलीस्ट आई वोर साड़ीज। तो मैं साड़ी मैंने पहनी थी, रेड साड़ी अपनी वेडिंग कलेक्शन की, और गुरुजी ने अचानक मेरी तरफ देखा और अपना वही डिवाइन हाथ का इशारा किया और बुला लिया। और वो बस मैं उनके सामने पहुंची, उन्होंने खूब सारा हाथ में लड्डू एंड बर्फी मिक्स कर रहे थे, वो मिक्स कर रहे थे, इतना मिक्स करके उन्होंने इतना सारा प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया, ले। और मैंने बाहर जाके जब उसे खाया, पूरा मतलब जैसे मैं बता नहीं सकती हूँ, अंदर तक वो प्रसाद, दिव्य प्रसाद आपकी आत्मा तक तृप्त कर देता था। एक बार हम यूके चले गए थे आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न, तो हम लौट के आए। ये ऐसे क्षण है जो भुलाए नहीं भूलते, एट द सेम टाइम ये जर्नी है, तो ये इस जर्नी के एक मैं बोलती हूँ माइलस्टोन्स हैं मेरी लाइफ में। हम यूके गए, लौट के आए गुरुजी के सामने। मैंने यूके से एक डेनिम की जैकेट खरीदी थी, जिस ब्रांड न्यू जैकेट मैं गुरुजी के यहाँ पहन के गई, हल्की हल्की सी ठंड थी। तो जब गाड़ी से उतरे और पैदल वॉक करके गए तो हल्की सी ठंड थी, तो मैंने जैकेट के अंदर हाथ डाल लिए, और ऑब्वियसली ब्रांड न्यू जैकेट थी डेनिम की। और जब गुरुजी के यहाँ गए तो मथा टेका, सब किया। एक अंदर से आपको होता है, वो गुरुजी बहुत एक्नॉलेज करते थे कि आप मतलब उनके लिए आप कुछ करो, तो गुरुजी एक्नॉलेज करते थे हमेशा। लंगर प्रसाद किया, वापस जब एम्पायर स्टेट से वॉक करके आने लगे तो और रात हो चुकी थी, ठंड थोड़ा बढ़ चुकी थी, और मैंने आके रास्ते में जैकेट की जेब में फिर से हाथ डाला। उस ब्रांड न्यू जैकेट के अंदर एक ब्रांड न्यू 50 रुपीज का नोट था, इंडियन करेंसी, जो कि जाते समय नहीं था, और इट वॉज अ ब्रांड न्यू जैकेट, तो उसमें पहले से भी नहीं था, और हम जस्ट 2-3 दिन पहले यूके से आए थे, तो हमारे पास इंडियन करेंसी थी भी नहीं घर में। ये मिरेकल नहीं है, ये ब्लेसिंग है। जितनी भी चीजें गुरुजी ने हमारी लाइफ में की, आई वोंट कॉल देम मिरेकल्स। मिरेकल क्या होता है? हवा से कुछ निकाल देना। गुरुजी वो भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं, मौज है उनकी, वो भी कर सकते हैं, बट वो करेंगे नहीं। क्यों उन्हें प्रमाण देना पड़े? क्यों? व्हाई ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ? वो हमें प्रूव करने के लिए नहीं करेंगे कि तभी हम माने कि गुरुजी मिरेकल करते हैं। नहीं, वो जिंदगियां बदलते हैं। ही ट्रांसफॉर्म्स अस। वो हमें इनसाइड आउट, हमको पूरा चेंज कर देते हैं, हमारे कर्मा, हमारी लाइफ, सब कुछ बदल देते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से चलाते हैं। एक बार हम गुरुजी की शरण में आ जाएं, हमारी पूरी लाइफ उनकी हो जाती है, फिर वो जैसी मर्जी चलाएं, जैसे चलाना चाहते हैं चलाएं। और यही होता है सरेंडर। सरेंडर क्या है? गुरुजी के यहाँ कोई ऐसे प्रवचन नहीं होते थे, लेकिन कुछ चीजें थी जो संगत में बोली जाती थी, रिइंफोर्स की जाती थी कि गुरुजी का हुक्म है, ये गुरुजी ने कहा है। उनमें से एक था सरेंडर करना। गुरुजी ने कहा मुझे सरेंडर कर दो, फिर देखो नजारे। सरेंडर करने का मतलब यही है, हम अपनी इफ बट मैं ये सब छोड़ दें। गुरुजी ने कहा जब आते हो तो बाहर जूतियों के साथ अकल छोड़ के आओ, रैशनल रीजनिंग माइंड बाहर छोड़ के आओ, इंटेलेक्ट बाहर छोड़ के आओ, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। इस पूरी यात्रा में यही तो देखा कि बुद्धि का कोई काम नहीं है। गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा होता है। हम उसमें रैशनल लगाते रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और होता है। गुरुजी करते हैं, सब कुछ गुरुजी प्लान करते हैं। गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया, वो भी बहुत ही भव्य दिव्य अनुभव है, क्योंकि वो जब बड़े मंदिर का पहली बार नजारा देखा था तो लगा था कि आसमान से, स्वर्ग से कोई महल उतर के जमीन पे आ गया है। वो अचानक से एक अंधेरी बियाबान जो सड़क है वो जाके ऐसे एंड करेगी, वो पता ही नहीं था कि ये दिव्य भव्य महल आसमान से उतर के आ गया, और उसमें ईश्वर स्वयं बैठे हुए हैं। जितने भी बड़े फंक्शन होते थे गुरुजी बड़े मंदिर में करवाते थे, हम लोग जाते थे, और ऐसा उत्सव, ऐसा माहौल। अभी बैसाखी हुई है, सबने देखे होंगे वो बैसाखी के वीडियोस जो आए थे,
ऐसी झूमती नाचती संगत। और आखिरी बार गुरुजी के यहाँ से बैसाखी के कार्ड भी मिले थे, क्योंकि उसके बाद तो गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। 5 कार्ड हमें मिले थे एम्पायर स्टेट से, हमने अपने सब नियर एंड डियर वंस को दिए थे। वो गुरुजी का ओपन इनविटेशन था सारी संगत के लिए, आओ जी ने पार लगना जी, जिसको पार लगना है गुरु नाम का जहाज बनाया, आओ जी ने पार लगना जी। गुरु जी ने अपने नाम का जहाज भेजा है हमारे लिए, वो खुद आए हैं ईश्वर हमारे लिए इस दुनिया में। कुछ समय के लिए जाहिर थे, प्रकट थे, और अब कुछ नहीं फर्क पड़ा, वो साकार से निराकार हुए हैं बस, और कोई फर्क नहीं पड़ा है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तब थे अब नहीं है, और भी ज्यादा यूनिवर्सल, और भी ज्यादा पावरफुल अब है गुरुजी महाराज। हमें बार बार गुरुजी के आगे कुछ कहने के लिए मना किया जाता था। गुरुजी ने कहा था, तुम बोल के मुझे बताओगे तो क्या फायदा मेरे होने का, मांगो नहीं मानो। कोई भी, कितने प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं, हेल्थ, दिस दैट, कोई ऐसा नहीं है इंसान जो ऐसा हो कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है। सब जितनी संगत आती थी, कोई ना कोई इशू है, कुछ है, लेकिन गुरुजी महाराज के सामने हुक्म होता था कि कुछ बोलना नहीं है, एंड वी फॉलोड दैट टू द टी। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट कि हमने कभी गुरुजी के सामने, और गुरुजी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि हमने अगर बोला नहीं तो ऐसा नहीं है कि बोला नहीं है तो उनको पता नहीं है, सब कुछ हमारा उन्होंने किया। वो है ना, करता है क्यों हुजूर से तू बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उन पे कहे बगैर। उनको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, आज तक यही होता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको सब पता रहता है और वो सब करते हैं। ही टेक्स केयर, ही डज टेक केयर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने अपनी लाइफ में जो भी गुरुजी ने समय दिखाया, अभी तक दिखा रहे हैं, हमें यूएस भेज दिया, सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया। जैसे गुड़गांव में हमारी लाइफ सेट कर दी थी गुरुजी ने, बच्चे का एडमिशन करा दिया अच्छे स्कूल में और इंटरनेशनल स्कूल में, और हमारा सब कुछ करा दिया, मेरा क्लिनिक खुलवा दिया, अंकल का जॉब ब्लेस कर दिया। ये सब गुरुजी के सामने की बातें हैं, गुरुजी के फिजिकल फॉर्म की। ये उस टाइम पे हुआ, और उसके बाद जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो हमें यहाँ भेज दिया। अब यहाँ पे सब कुछ वैसे ही कर दिया, आते ही विद इन ईयर ग्रीन कार्ड, हाउस, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, बच्चों के अच्छे स्कूल, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, सब कुछ गुरुजी खुद संभालते हैं। पहले वो एस्टीम ली थी, आज इस ब्लैक मर्सिडीज पे भी गुरुजी का ही पीछे नाम लिखा हुआ है, गुरुजी। और वहां पे जब हम अपनी गाड़ियों पे पीछे एस्टीम और इनोवा पे गुरुजी का स्टिकर हमने पहली बार लगाया था, जहां पार्क करते थे लोग आके पूछने लगते थे कि किसका आपने नाम लिखा हुआ है, गुरुजी कौन है। और हमें तो मौका मिल जाता था कि हम गुरुजी का सत्संग करना शुरू कर दें। मैं तो अपने क्लिनिक में भी सबको बताती रहती थी, और गुरुजी की जब महासमाधि हुई और लाइट ऑफ डिविनिटी मिली, उससे पढ़ पढ़ के सत्संग सुनाते रहते थे। तो ये गुरुजी के अपने वेज होते हैं, अपने अपने तरीके हैं उनके, अमेजिंग वेज टू ब्लेस द संगत। आज का ये जो समय है, आई नो माई हार्ट गोज आउट टू माई इंडिया, माई बिलवेड इंडिया, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे गुरु परिवार के अंकल एंड आंटी, वी आर टुगेदर इन दिस। हम सब साथ में हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। हिज होलीनेस परम पूज्य गुरुजी महाराज हमारे परम पिता हमारे साथ पे है, उनका हाथ हम सब संगत के ऊपर है। और गुरुजी ने खुद कहा था, उनके श्रीमुख से निकले वचन हैं कि मेरी संगत की रक्षा मैं ऐसे करता हूं जैसे खजाने की रक्षा नाग देवता करते हैं। हम सब गुरुजी का खजाना है और गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। हम सब आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने इस समय, इस माड़े टाइम में। गुरुजी ने हमें यही तो सिखाया है कि समय कैसा भी हो, दिस टू शैल पास, ये भी निकल जाएगा। वी हैव विटनेस्ड सो मच, हमने सब कुछ देखा है। अब ये भी सही, पैंडेमिक भी सही, जो हो सकता है अपने बस में गुरुजी के सामने जब हम जाते थे, देखिए गुरुजी का जो भी तरीका था संगत को ब्लेस करने का, वो लंगर प्रसाद, आप उसमें ही देखिए इतने गरम मसाले, लहसुन, अदरक खूब अच्छे से गुरुजी डलवाते थे कि बिल्कुल मुंह में जाते ही लगे कि वाओ। और वो अंदर तक हील करता है, ये साइकोसोमैटिक हीलिंग होती है। ये जो हमारी बॉडी का एक न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है फ्लाइट वर्सेस फाइट का,
ये हमारी साइकोसोमैटिक हीलिंग है कि हम जो मन से, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सोचता है, हमारी बॉडी पे भी उसका असर होता है। तो गुरुजी के यहाँ कैसा माहौल रहता था, इतना पॉजिटिव। गुरुजी ने कहा पॉजिटिव रहो हमेशा। गुरुजी के यहाँ जो ऐसा एक सुंदर, पहले वो डिसिप्लिन, वो मेडिटेशन, गुरुजी ने योग और आयुर्वेद को बहुत ब्लेस किया। रामदेव बाबा जो हैं गुरुजी, इनके यहाँ इनको सिर्फ ब्लेस करने गए थे, वो गुरुजी को कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इनको ब्लेस करने के लिए गुरुजी गए थे। और देखिए आयुर्वेद, योग, गुरुजी ने खुद सूर्य नमस्कार करने को कहा था संगत को। तो योग और आयुर्वेद ये बहुत बड़े इसमें टूल्स हैं, कोपिंग स्किल्स हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं हमारे लिए। गुरुजी के संगत का लंगर, उसी तरह से अदरक, लहसुन, गरम मसाले। अभी अंकल ने एक बताया था कि गुरुजी चाय प्रसाद में खड़ी इलायची बड़ी वाली डलवाते थे, इसीलिए चाय प्रसाद इतना अच्छा लगता था और कितना हील होता है उससे। सारे इन्फेक्शंस फाइट हो जाते हैं, अंदर से टॉक्सिन सब निकल जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और एक अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बना के रखना, अपने अंदर से भी। वातावरण खाली बाहर नहीं होता है, अंदर भी होता है। अपने अंदर का जो वातावरण है उसको भी पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना। दूसरों की हिम्मत, दूसरों का सहारा, दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना। किसी को नेगेटिव बातें नहीं बोलना कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, न्यूज में ये दिखा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। अपने से पॉजिटिव रहे। गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे परम पिता गुरुजी हमारे साथ हैं, और कुछ नहीं चाहिए, उनका नाम ही बहुत है। तो इसी के साथ सारी संगत जी को फिर से एक बार स्वस्थ रहने की शुभकामना देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबको सुख मिले, सब स्वस्थ रहें, गुरुजी सबकी रक्षा करें, और गुरुजी रक्षा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी।